आगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बनाने के लिए अपने अभियान को शुरू कर दिया है। बागेश्वर धाम में पहला हिंदू गांव बनाने के लिए आधारशिला रख दी गई है, यानी बागेश्वर धाम में अगले 2 साल में पहला हिंदू गांव बनकर तैयार हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि पहले हिंदू परिवार बनाए जाएंगे, उसके बाद समाज और गांव बनेंगे, फिर हिंदू तहसील, जिला और राज्य की स्थापना होगी और इसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होता है। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा का सपना हिंदू राष्ट्र अपना। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है। पहले हिंदू गांव, फिर हिंदुस्तान। कि भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे। हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे। हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू गांव। अगर ऐसा ही उनको है कि हमको जात पात मिटानी है तो वो जाएं और दलितों के घर जाके भोजन करें। सबसे पहले तो वो ये काम करें, तब तो लोग प्रेरणा लेंगे। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सदैव समाज में सौहार्द के लिए और सनातन की प्रगति के लिए काम करते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए नए अभियान का आगाज कर दिया है। बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रख दी गई है। यहीं से हिंदू राष्ट्र की मांग का धमाकेदार आगाज हो गया है। भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं बाबा बागेश्वर कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग को गांव से लेकर देश तक अभियान चलाएंगे। सबसे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदू परिवार बनाएंगे, उसके बाद समाज और गांव बनाए जाएंगे। गांव से तहसील, जिला और राज्य को हिंदू बनाया जाएगा। उसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होगा। यहाँ बनने वाले 1000 मकानों के निर्माण की लागत का सहयोग लोगों से लिया जाएगा। केवल मात्र इस बात का सहयोग लिया जाएगा कि आप निर्माण कार्य के लिए जो समिति तय की गई है, उस समिति को मटेरियल का, सामग्री का आप जो है व्यवस्था करवा दें, तो पूर्णतया एक जैसे मकान 1000 मकान इस भूमि पर बनाए जाएंगे। हाँ, ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसीलिए जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो भवन आपका ही रहेगा बागेश्वर धाम के पास में। उधर हिंदू राष्ट्र की मांग पर अब प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने निशाना साधा है, जिस पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। जो ये अपना बंधु है, अपना बंधु नहीं है, ऐसा छोटे से चित्त के लोग सोचते हैं। जो बड़े हृदय वाले होते हैं उनके लिए पूरी धरती परिवार होती है। ये जो कह रहे हैं कि किसी गांव में कोई दूसरा नहीं घुस पाएगा, ये सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत है। ऐसे धर्म के आधार पर किसी ग्राम की निवास की कल्पना है जिसमें सकल समाज एक हो, तो उसमें फिर जात पात का भेद कहां से आया? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने तुष्टीकरण की नीति के चलते जिस प्रकार का विरोध करने की प्रवृत्ति बनी हुई है, उसको त्यागना पड़ेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू परंपरा के संत हैं, तो यदि वो अपने संस्कार, संस्कृति, रीति नीति और सिद्धांतों के आधार पर यदि किसी संकल्पना पर काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री अपने अभियान में जुट गए हैं। अब देखना होगा कब तक बाबा बागेश्वर की परिकल्पना साकार रूप लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अपने समय के सुपरस्टार अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों और भारत कुमार के नाम से खास पहचान मिली थी। मनोज कुमार अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले और भारत की बात सुनाता हूं जैसे गानों से देश का बच्चा बच्चा इन्हें पहचानता है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भारत कुमार के नाम से मशहूर अभिनेता ने सुबह अंतिम सांस ली। उनके निधन की वजह दिल का दौरा बताई गई है। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर मनोज कुमार जी का देहांत हो गया है आज सुबह 3:30 बजे कोकिला अंबानी हॉस्पिटल में। वो अस्वस्थ थे काफ़ी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए। कुमार जी हमारे बीच में नहीं रहे। सुबह 3:30 बजे उनका देहांत हो गया कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। हम सब वहीं थे। मुझे कुणाल जी का फ़ोन आया और मैं हॉस्पिटल में था। हम सब बहुत दुख में है, पूरा परिवार दुख में है कि एक ऐसा ऑरा, एक ऐसे फिल्म मेकर, एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारी इंडस्ट्री की वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम अक्सर मिला करते थे मनोज जी से उनके घर में आकर। दो वो बेड रिडन थे, उनको बैक का इशू था, लेकिन उनकी स्पिरिट्स और उनका जो ऑरा वो उसी तरह जिंदा था जैसे वो पहले हुआ करते थे। बहुत ही नुकसान हुआ इंडस्ट्री का आज। उनकी फिल्में, नेशनलिस्टिक फिल्में, उनके मैसेजेस, उनका म्यूज़िक, हर फिल्म का मुझे लगता नहीं कि ऐसी शख्सियत हमारी इंडस्ट्री में अगले 100 साल पैदा होने वाली। यूएस की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने नई टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। टैरिफ भारत में सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है तो सरकार भी सतर्क है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के क्लॉज 4 के तहत भारत को छूट मिलने की भी उम्मीद है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने आखिरकार टैरिफ का ऐलान कर दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत यूएस ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस पर भारत में सियासत शुरू हो गई है। संसद में अमेरिका की नई टैरिफ नीति पर हंगामा मचा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर लोकसभा में अपनी बात रखी और कहा कि नई टैरिफ नीति पर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर होगा। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमला बोला। Our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ नीति का ऐलान किया है। भारत के साथ ही कई देशों पर टैरिफ लगाया है। वियतनाम पर 46%, चीन पर 34%, ताइवान और इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ का ऐलान किया है, जबकि स्विट्जरलैंड पर 31% टैरिफ लगाया गया। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe. But they all understand. They're ripping us off. टैरिफ के ऐलान के बाद भारत भी सतर्क है। खबर है कि मोदी सरकार ने अमेरिकी टैरिफ पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। ये समझा जा रहा है कि कौन सा सामान महंगा हो सकता है, जिसमें ये निकल कर आया कि 26% टैरिफ भारत के लिए पूरी तरह से झटका नहीं है। कुछ सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है तो कुछ सेक्टर्स को फायदा भी हो सकता है। देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है।
अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। यूएस की नई टैरिफ पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने टैरिफ पर सवाल उठाए तो शशि थरूर ने कहा कि भारत पर इसका क्या असर होगा यह भी बताना मुश्किल है। बीते जमाने में हमें गाना सुना करते थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 11 फरवरी को मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि अगर ये ट्रम्प टैरिफ वास्तविकता में बदल जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया, लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रम्प साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा। अभी टैरिफ पर सियासी तकरार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि भारत सरकार इस टैरिफ को कोई बड़ा झटका नहीं मानती। ये कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के क्लॉज 4 के तहत भारत को छूट मिलने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस और रोहित गुदारा का गुर्गा आदित्य उर्फ टोनी अरेस्ट किया गया है। दुबई के शारजाह में पकड़ा गया टिब्बा कॉलर आदित्य जैन उर्फ टोनी कुचामन सिटी का रहने वाला। टोनी दुबई में काट रहा था फरारी। रंगदारी वसूलने के लिए टिब्बा कॉलिंग करवाता था आदित्य जैन। करीब 1.5 महीने पहले मिली थी टोनी के दुबई में होने की सूचना। एजीटीएफ के मनीष शर्मा, रविंद्र प्रताप की टीम ने की आदित्य की दुबई में रेकी। शारजाह में होने की पुष्टि होने पर ली इंटरपोल और सीबीआई की मदद। एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा, इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, रविंद्र प्रताप सिंह, सुनील जांगड़, सब इंस्पेक्टर कमलेश, हेड कांस्टेबल रमेश और कांस्टेबल सुनील की टीम को भेजा गया है दुबई। और आदित्य जैन को लेकर जयपुर पहुंची है एजीटीएफ टीम। आज सुबह करीब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन। विष्णु संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, देखिए एक बहुत बड़ी सफलता यहां पर राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क को मिली है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है, कब तक जो है टोनी को लाया जाना है भारत? देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के गठन के बाद सबसे पहले एजीटीएफ का गठन किया गया है, यानी कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कमान सौंपी गई एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को। और सबसे पहले जो प्राथमिकता थी वो थी गैंगस्टर्स का खात्मा करना, उनकी गैंग को रोकना, उनके गुर्गों को पकड़ना, जो कि खासतौर पर विदेशों में बैठे हुए हैं। और उसी कड़ी में एजीटीएफ की टीम ने दुबई के शारजाह में आदित्य जैन उर्फ टोनी को पकड़ा और इंटरपोल और सीबीआई की मदद से आदित्य जैन को पकड़ा गया। जो पूरी कवायद थी, जो पूरी कार्रवाई थी, वो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में की गई, जिसमें सूचना ये मिली थी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसके अलावा रोहित गुदारा के लिए डिब्बा कॉलिंग की जो व्यवस्था करता था, यानी रंगदारी वसूल करने के लिए जो धमकी भरे कॉल राजस्थान प्रदेश के बड़े कारोबारियों को आते थे, उनमें डिब्बा कॉलिंग के जरिए ये कॉल होता था। और इसी कॉल को करने की जो व्यवस्था थी वो आदित्य जैन उर्फ टोनी के पास थी। अपराध जगत में आदित्य जैन का नाम टोनी के नाम से था और दुबई के शारजाह में फरारी काट रहा था। वहीं पर इसने अपना कंट्रोल रूम बना रखा था, जिसमें सबसे पहले रोहित गुदारा इसको फोन करता, उसके बाद में ये टारगेट को फोन करके रंगदारी के लिए फोन करवाते थे। इस कड़ी में जब सूचना मिली कि आदित्य जैन कहीं ना कहीं दुबई में छिपा है, उसके बाद में एसएचओ मनीष शर्मा, रविंद्र प्रताप सिंह की टीम को सबसे पहले रैकी करने के लिए वहां भेजा गया। करीब 10 से 12 दिन जो राजस्थान एजीटीएफ की जो टीम के जो दोनों इंस्पेक्टर थे, उन्होंने वहां रैकी की और आखिरकार ये बात साफ हो गई कि आदित्य जैन उस टोनी दुबई में के शारजाह में एक फ्लैट में छुपा हुआ है, वहीं से वो डब्बा कॉलिंग करता है। जिसके बाद एजीटीएफ के जो एडिशनल एसपी है सिद्धांत शर्मा, उसके अलावा रविंद्र प्रताप सिंह, सीआई मनीष शर्मा, सुनील जांगीर और कुछ एक टीम को दुबई भेजा गया। वहीं पर एजीटीएफ के जो एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा, उन्होंने कहीं ना कहीं सीबीआई और इंटरपोल के जरिए पत्राचार किया। आखिरकार इंटरपोल की मदद से आदित्य जैन को पकड़ने में राजस्थान एजीटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जिसे आज जयपुर जो एजीटीएफ की टीम है वो जयपुर एयरपोर्ट लेकर के पहुंची है। इंटरनेशनल जो फ्लाइट है वो दुबई से जयपुर आ चुकी है। मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर ये जो तमाम जो कर्मी है वो एजीटीएफ की टीम है, जो कि अब एजीटीएफ के
जवान अधिकारियों के साथ, कार्मिकों के साथ इस आदित्य जैन उर्फ टोनी को लेकर के नागौर के लिए रवाना होगी। चूंकि आदित्य जैन उर्फ टोनी नागौर का रहने वाला है, नागौर में ही उसे आज कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उसके पहले एडीजी क्राइम दिनेश एमएन इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करेंगे। वे बताएंगे कि किस तरीके से आदित्य उर्फ टोनी को पकड़ने के लिए पूरी जाल बिछाया गया, इंटरपोल की किस तरीके से मदद की और कैसे उसे ट्रैक किया गया, कहां लीड मिली पुलिस को और कितनी बड़ी सफलता राजस्थान पुलिस के लिए आदित्य उर्फ टोनी। चूंकि डिब्बा कॉलिंग के जरिए तमाम जो थ्रेड कॉल थे, रंगदारी के लिए वसूली कॉल थे, वो आ रहे थे, जिसमें अहम कड़ी आदित्य जैन उर्फ टोनी होना बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि जेल में बैठ करके इनकी मुलाकात गोदारा और उनके गुर्गों से हुई थी, जिसके बाद में टोनी राजस्थान भारत छोड़ करके विदेश में जा बसा और वहीं पर उसने गोदारा लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी सफलता राजस्थान पुलिस के एजीटीएफ को एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में मिली, जिसमें एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा, एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा, डीआईजी योगेश यादव की टीम ने, तमाम पुलिसकर्मियों की टीम ने सफलता को पाया। सुरक्षा के लिए पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हथियारबंद जो पुलिस के जवान है वो यहाँ लगाए गए हैं। पीछे की तरफ डिप्टी एसपी और ऐसे रैंक के जो अधिकारी एजीटीएफ के, उनको यहाँ लगाया गया है। चूंकि अब काफी बड़ा नाम क्राइम जगत में इसका आदित्य जैन का था, तो ऐसे में एजीटीएफ के पहले ही टीम को यहाँ भेजा गया है जयपुर एयरपोर्ट पर। और यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो काफी सतर्क चौकन्ना है, चूंकि यहाँ से आदित्य जैन को जानकारी के मुताबिक नागौर ले जाया जाएगा, वहां उसकी कोर्ट में पेशी होगी। और इस बीच दोपहर 11 से 12 बजे के बीच में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन पूरे मामले में खुलासा करेंगे, जिसमें डीआईजी योगेश यादव और क्राइम ब्रांच के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से कुचामन सिटी नागौर का रहने वाला बिल्कुल विष्णु, एक बहुत बड़ी कामयाबी और देखना होगा, क्योंकि अभी आप वहीं पर मौजूद हैं, कुछ ही समय बाद यहां से बाहर लेकर आया जाएगा, फिर क्या स्थिति रहती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण रहेगी। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। सीएम योगी ने कल प्रयागराज में वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर जगह जगह कब्जे किए गए, लेकिन यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी का वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया। सीएम योगी ने कहा कुछ लोगों ने कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताया। कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? वो माफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर दंगाइयों को लेकर तल्ख लहजे में बात की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब दंगाई चूहे की तरह बिलबिलाते हैं। उनको पता है कि सरकार बाप दादा की कमाई जब्त कर गरीबों में बंटवा देगी। सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि जगह जगह कब्जे किए गए हैं और अब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग चुकी है। यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। का वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 95 वोट पड़े हैं। उच्च सदन में चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर से सुझाए गए सभी संशोधन सदन में खारिज कर दिए गए हैं और अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद ये बिल कानून में बदल जाएगा। और इससे पहले चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि सरकार अल्पसंख्यकों को डराने के लिए ये बिल लाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को डराने और गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है। Honorable members, subject to correction,
Ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. Let the lobbies be cleared. Lobbies be opened. Let the lobbies be opened. I shall now put the amendment. The bill be passed. डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं वन नेशन वन लॉ। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्त दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूं सरकार से, खास तौर से, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जो इधर बैठे हुए हैं वो बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं देश का और संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका। जो भी कानून ला रहे हैं वो कानून से अगर किसी को कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो तो न्यायपालिका तक पहुंच सकते हैं। और वही भारत का संविधान जो आप लेकर यहाँ पर सभी लोग दिखाने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो संविधान का हम सम्मान करते हुए वो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अच्छे कानून बनाए। गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते। एक बार जब ये कानून लागू हो जाएगा, ट्रू सेंस में उनका जो गरीब मुसलमान है उनके बीच में काम होगा, और ये एक मैसेज, एक नैरेटिव, एक मैसेज गया है। जो भ्रांतियां थी वो भी खत्म हुआ है। सरकार माई बाप, यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। ममता बनर्जी कह रही है कि जब बीजेपी सरकार जाएगी तो नई सरकार में वो कानून रद्द कराएंगी। विपक्ष के ऐसे ही बयानों और कयासों पर कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने तंज किया था। अमित शाह ने संसद में कहा था कि विपक्ष के लोग बीजेपी की आदत डाल लें, क्योंकि अगले 15-20 साल बीजेपी ही देश के लिए काम करेगी। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है, और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला।
आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे से।